अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि टॉपिक आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आज का हमारा टॉपिक WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स पहला ख्याल बंदे के जहन में यही आता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर के अलावा इसमें और भी आती हैं चीजें, कुछ याद रखिएगा। ये जो नाम है ये जाहिर कर रहा है कि दीज आर दोज वेपन्स which can inflict damage on a massive scale, इसे mass destruction। लोग खत्म। तीन जनरल टाइप्स हैं इसकी, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल। और वही कन्वेंशनल वेपन से इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऐसे ही हो सकती है कि इनॉर्मिटी ऑफ देयर पोटेंशियल लिथैलिटी और by their lack of discrimination in whom they kill। डिलीवरी, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू डिलीवर होते हैं और जाके तबाही मचा देते हैं। पर्पस इनका इन WMDs की डेवलपमेंट का वो आपको पता है, या डेटरेंस है या इक्वलाइजर फॉर मिडिल पावर्स है, ताकि मेजर पावर्स उनको अनाहिलेट ना कर दें। टेरर, और टेररिस्ट का ये ड्रीम है कि हमारे हाथ कोई लग जाए फिर हम अमेरिका को बताएंगे। Of course, इन तीनों में से भी ना इवन न्यूक्लियर वेपन्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। टाइप्स इनकी दो होती हैं दोस्तों, एक होती है फिशन, एक होती है फ्यूजन। अब IR के अंदर मैं आपको फिशन का फार्मूला बता देता हूं। फिशन में दोस्तों याद रखिएगा कि ना एक स्ट्रे न्यूट्रॉन आता है और वो यूरेनियम 235, यूरेनियम के दो तीन आइसोटोप है, दो हैं, U235 और U238। ठीक है, एक स्ट्रे न्यूट्रॉन आता है और वो यूरेनियम के एटम के साथ टकराता है और एटम से बड़ा न्यूक्लियस के साथ, और उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट करता है। इक्वेशन ऐसे बनती है, U235 प्लस अ स्ट्रे न्यूट्रॉन, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इट, ये 1 प्लस 235 236, बट इट विल बी एन अनस्टेबल स्टेट। ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होगा, ऐसे फैलेगा और इलोंगेट होके इट विल फिश, फटेगा ये, इसे हम कहेंगे फिशन। और यहां से बनेंगे बेरियम 141 प्लस क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। समझ आ रही है? एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से खास तरीके से टकराया है तो फिशन हुई है और उससे 3 न्यूट्रॉन बने हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस से टकराएंगे और 9 बनाएंगे, 27 81 243। समझ आ रही है? फिशन होती, चेन रिएक्शन विल बिगिन एंड इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड तब होता है धमाका न्यूक्लियर वेपन का। सो ये होती है फिशन, प्लूटोनियम से भी होती है। फ्यूजन में बेसिकली आप ये करते हैं कि दो न्यूक्लियाई को हाई टेम्परेचर के ऊपर एक दूसरे के पास लेकर आते हैं। आई रिपीट अगेन, दो न्यूक्लियाई को आप हाई टेम्परेचर पे एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, ओके, और उनका आपस में जुड़ना हाई टेम्परेचर पे, इट विल रिलीज एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इवन फ्यूजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है टेक्निकली। लीबिया, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, ये ऑफ कोर्स इन्होंने डिजाइन किए न्यूक्लियर वेपन एक खास लेवल के ऊपर कर रहे थे। कुछ को थ्वाट कर दिया गया, कुछ ने कर लिया, कुछ ने वॉलंटरीली फॉरगो कर दिया। और मेन जो इनका होता है वो ये होता है कि सब क्रिटिकल से आप एक क्रिटिकल मैस अचीव कर लें। अगेन इट्स अ टेक्निकल थिंग ऑफ फिजिक्स। एक खास क्रिटिकल मैस होता है यूरेनियम का, अगर आपने वो अचीव कर लिया तब वेपन ग्रेड बनता होता है। प्लूटोनियम का जो बॉम्ब है वो ज्यादा डिफिकल्ट टू बिल्ड है, क्योंकि अगेन उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं। और अगेन मैंने आपको बताया कि फ्यूजन के जो वेपन्स हैं वो इवन कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये फ्यूजन को कैसे करते हैं? अमूमन जो वेपन डिजाइनर्स हैं वो फिशन वेपन डिजाइन करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज करते हैं हाई एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूजन वेपन। इफेक्ट्स
ऑफ कोर्स सिर्फ इसकी एक्सप्लोजन नहीं होती, हीट और रेडिएशन कंपक्ति जो है ना, ये बहुत बंदे मारती है बाद में। एक और इसका आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू ये पल्स जनरेट होती है हाई एनर्जी के ऊपर। और इस पल्स से ऑल्दो ह्यूमंस को डायरेक्ट कोई खतरा नहीं होता, इट कैन रीक कैटास्ट्रोफी विद द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इवन यूएस के पास एक ऐसा वेपन है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है, उनके पास वाकई है, कि इफ इट इज यूज्ड it will generate such an electromagnetic pulse that it will destroy all the electronic and communication equipments of the enemy. They need not do anything else, by the way. ये पढ़िएगा, बहुत प्यारी चीज है ये। बाकायदा जब एक खास जमाने में I was a staunch proponent of conspiracy theories, तो मैं किताबें पढ़ता रहता था, ये दज्जाल के ऊपर और नाइट टेम्पलर्स और फ्री मेसनरी और द रिटर्न और द अराइवल्स वगैरह, वो सारा कुछ टाइम किया हुआ है मैंने सारा। तो उसके अंदर भी इस चीज का काफी जिक्र है। बाय द वे, इसकी जो इंटेंसिटी है न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद ईएमपी के जनरेट होने की, वो 30 किलोवोल्ट से 50 किलोवोल्ट पर मीटर है। इट इज बाय एनी मींस लेविएथन। एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, ये आपने शायद कम सुना होगा इसका, इट इज नोन एज न्यूक्लियर विंटर। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, आप खुद भी सर्च कीजिएगा। न्यूक्लियर वेपन फटा, आई मीन ट्रिगर हुआ, तापकारी फैली, उससे इतनी हैवी डेब्री और डस्ट और न्यूक्लियर मटेरियल और फॉल आउट जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। उसकी वजह से जो सन की रेज हैं वो उस तरीके से अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगी। दे विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और जब सन की रेज नहीं पहुंच पाएंगी, ये कौन सा कोई एक दिन में खत्म हो जाता है, तो क्या होगा? यू कैन इजीली configure yourself कि the temperature of that geographical region will drop down. वो dropping down of temperature affect करेगा aquatic life को, उससे मजीद बारिशें होना कम हो जाएंगी, जब पानी भी affect होगा उससे, वो सी की वार्मथ को affect करेगा, वो साइक्लोन्स वगैरह हरिकेन्स को ट्रिगर करवा सकता है, वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसकी वजह से, ड्रॉट, ह्यूमन लाइफ तो सफर जो हो रही है वो तो होगी, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। इट्स अ हॉरिबल कॉन्सेप्ट बाय द वे। बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड अदर डिलीवरी सिस्टम्स। कोल्ड वॉर में दोस्तों डिफरेंट किस्म के वेपन्स डेवलप किए गए। मैंने आपको शायद पहले बता ही दिया, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक का मैंने आपको बताया था विच कैन हिट द एनिमी बेसिस, और टैक्टिकल विच कैन बी यूज्ड ऑन द बैटलफील्ड, ऑपरेशनल जो कि ऑपरेशंस में यूज होते हैं। तो दोनों सुपर पावर्स ने कोल्ड वॉर के ईयर्स में इंटीग्रेट किया टैक्टिकल वेपन्स को अपनी कन्वेंशनल एयर, सी और लैंड फोर्सेस के साथ, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स लाइक ग्रेविटी बॉम्ब्स, आर्टिलरी शेल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, लैंड माइंस वगैरह। लॉन्ग रेंज में आपको पता है स्ट्रेटेजिक हवाले से बैलिस्टिक मिसाइल्स आर दी बेस्ट। तो ये वॉरहेड को अपने साथ लेकर चलते हैं, बाज़ औक़ात ये अनगाइडेड होते हैं और ये तकरीबन 50 मील ऊपर डिसेंड होना शुरू हो जाती है वेपन डिलीवरी। बाज़ औक़ात ये मिसाइल्स जो हैं ये फिक्स जगहों से लॉन्च होते हैं, जैसे साइलोज होते हैं, लॉन्च साइलोज, और कुछ बाज़ औक़ात मूविंग चीजों से होते हैं, इसलिए इनको बाज़ औक़ात इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका 1000 माइल से कम होती है रेंज। तो जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें SRBM वगैरह यूज हो सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स ये बेसिकली मैपिंग के थ्रू चलते होते हैं और इनका बैलिस्टिक मिसाइल से कम होता है एलिवेशन या एल्टीट्यूड, और ये शिप्स, सबमरीन्स और एयरप्लेन से भी, इवन लैंड से भी लॉन्च हो सकते हैं। These are the ballistic missile capabilities for 2010. यूएस के पास सिर्फ 13,000 किलोमीटर की रेंज है। By the way, it covers the whole of the world.
रशिया की भी 13,000 है पोटेंशियल टारगेट द होल ऑफ द वर्ल्ड, चाइना की भी यही है, ईरान की 900 है, पाकिस्तान की 800 है, बिकॉज पाकिस्तान मेन जो प्रॉब्लम है वो इजराइल से और इंडिया से। मिसाइल टेक्नोलॉजी की स्प्रेड को रोकने के लिए ये MTCR बनाया गया है और दे ट्राई टू लिमिट द फ्लो ऑफ मिसाइल्स, लेकिन अभी तक कोई बात है कि MTCR कोई ट्रीटी नहीं है, it's a voluntary you can say voluntary type of a feeling of convergence of thought, ठीक, तो उसको कोई ना भी फॉलो करे तो आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बाकी ये है कि इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं और ये काफी मुल्कों ने आजकल डिप्लॉय किए हैं, इजराइल, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ईरान ने भी 2009 में टेस्ट किया इसका। एक खौफ नहीं, सबसे बड़ा खौफ इनका यही है कि अगर ये टेररिस्ट या स्मॉल या रॉक स्टेट्स के हाथ लग गए तो काम बहुत खराब हो जाना है, बिकॉज दे कैन बी स्मगल्ड, दे कैन बी targeted they can be funneled by a car or a speedboat or even a diplomatic pouch easily by terrorist। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए यूएस ने स्टार्ट किया कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कि कोई भी चीज जो यूएस में आ रही है उसको वो चेक करते हैं न्यूक्लियर हवाले से कि क्या किसी कंटेनर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कल हमारे खिलाफ यूज हो सके। 2001 में तो that aimed at preventing weapons of mass destruction from reaching US shores in seaborne containers। Okay? लेकिन इसको कंटिन्यू करना बगैर ट्रेड को मुतासिर किए इज अ daunting challenge। अब हम आ जाते हैं challenges of non proliferation के ऊपर। If you just recall कि बहुत से मुल्क जो हैं वो अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिनाइसेंस। और क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी पोज हमने होते हुए देखे हैं रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस प्रोलिफरेशन। आपको मैं नाम क्या बताऊं, अब इतना तो अब आपको सब कुछ पता लग गया होगा, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया to Iran, to Indo-Pak, to Israel, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोलिफरेशन डायनामिक्स के ऊपर काफी कारी किस्म की ज़र्ब है। पॉजिटिव काम भी हुए हैं इसमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के हवाले से और नेगेटिव भी हुए हैं। IAEA का रोल ओवरऑल पॉजिटिव रहा है, बहुत बड़े खतरात से दुनिया बची रही है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपने देखा होगा कि लीबिया बैकआउट हुआ, इराक। नेगेटिव हवाले से आपने देखा है ईरान की स्टबर्ननेस, नॉर्थ कोरिया के हवाले से अमेरिका का BMD सिस्टम डेवलप करना, ट्रंप का आके आर्म्स रेस को रीविजिट करने की बात करना, साथ ही साउथ अफ्रीका मैं भूल गया सबसे इंपॉर्टेंट, उसका निकलना इस चीज में से, NPT की इंडेफिनेट एक्सटेंशन। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि FMCT उस लिहाज से मटेरियलाइज नहीं हो रही, CTBT को इवन अभी तक यूएस ने रेटिफाई नहीं किया, NPT से अभी काफी मुल्क दूर हैं, NSG में वेस्टर्न पावर्स की हिपोक्रेसी है कि जी आप ऐसी स्टेट्स को शामिल करें जो कि नॉन NPT मेंबर्स हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 460 या 450 के नजदीक डिफरेंट रिएक्टर्स हैं तकरीबन 31 मुल्कों के अंदर, जहां पे पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का यूसेज हो रहा है। आइडिया ऑफ अ मल्टीनेशनल एनरिचमेंट सेंटर्स, इसमें यह है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में या बाकी मुल्कों में लगाएंगे ताकि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हो सके। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैक्सिमम जो रीजन्स हैं वो पोटेंशियली अनस्टेबल है इस केस में। चेंजिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन लैंडस्केप, ये मेरी एक स्लाइड जो है ना ये आपका पूरा एक सवाल हल करवा सकती है इस हवाले से। ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज है बहुत बड़ा, कॉवर्ट न्यूक्लियर ट्रेड, क्लैंडस्टाइन शिपमेंट्स जो ब्लैक मार्केट्स की आजकल एक चल रही है,
सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज की नो हाउ काफी मुल्कों के पास है, तो वो दूसरे मुल्कों को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन दे कैन मेक देयर वेपन्स ऑन देयर ओन। न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है वो तो आप सबके सामने है ही है। फिर आ जाते हैं इसमें इश्यूज ऑफ कंप्लायंस, जिस तरह नॉर्थ कोरिया ईरान के हवाले से बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ, ट्रंप उसमें से बैकआउट हो गया या हो रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई है। 1945 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई स्टेट समझ भी सके कि एटम बम कैसे बनेगा। अब स्टेट्स को पता लग गया कि एटॉमिक बम कैसे बन सकते हैं। ये सारी ट्रीटीज है ना, CTBT, NPT, FMCT, NSG, ये सारा कुछ उसी को रोकने के हवाले से है। और रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। दिस वॉज इट फॉर यू। आई होप आपको समझ आई होगी। वी आर डन विद द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स ऑफ IR। आई थिंक द ऑल ऑफ द कंटेंट। एक दो चीजें रह गई हैं और मैं सोच रहा हूं कि आपको लगे हाथों ना एक और चीज करवा दी जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो रह गया है। सो हम अभी करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, बजाय हम बाद में इसके ऊपर जाएं। वी शैल कम टू दैट नाउ in this lecture. Thank you.